मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगी, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। आधुनिक भारत में हम लोग सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ रहे थे। सामाजिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत हम लोगों ने कुछ आंदोलन और कुछ संगठन जो थे, वो आंदोलन का मतलब संगठन ही बनाए गए थे। उन लोगों ने सामाजिक सुधार से संबंधित समाज में कुछ आंदोलन चलाए थे। तो आंदोलन से अब आपके दिमाग में ये कंसेप्ट नहीं बनना चाहिए कि आंदोलन का मतलब ये हो गया लाठी डंडे और बंदूक लेकर के आंदोलन करने चल दिए ना। हम लोग भी छोटे थे तब ऐसे आंदोलन जैसे दिमाग में शब्द आता था ना आंदोलन, तो आंदोलन का शब्द दिमाग में आते ही ये लगता था कि बस कहीं पे बंदूकें चल रही हैं, गोलियां चल रही हैं, लाठी डंडे चल रहे हैं ना। तो आंदोलन का मतलब ये नहीं होता, एक रिवॉल्यूशन होना चाहिए, एक रिवॉल्यूशन, पुरानी चीज़ों के खिलाफ नई चीज, हाँ पुरानी चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाकर नई चीज़ें स्थापित करना ही क्या कहलाती हैं, आंदोलन कहलाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने अब तक जितने भी सुधार आंदोलन थे संस्थाओं के माध्यम से, संगठन के माध्यम से देखे तो उन आंदोलनों का कुछ एक मकसद था। किसी ने जो है सती प्रथा का विरोध किया, किसी ने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया, कोई विधवा पुनर्विवाह की बात करता था। तो प्रश्न जो है एग्ज़ाम में इस तरीके से आ जाते हैं कभी कभी, और ज़्यादा अक्सर आते ही आते हैं कि सती प्रथा से जुड़े हुए व्यक्तियों कौन व्यक्ति थे, विधवा पुनर्विवाह से जुड़े हुए व्यक्ति कौन थे, स्त्री शिक्षा के लिए और विधवा स्त्री शिक्षा के लिए किसने किसने काम किया है। तो यहाँ से इनके नाम पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमने इनको अलग अलग करके व्यवस्थित करके यहाँ पर जो है देखा है कि सती प्रथा और शिशु हत्या, नरबली, विधवा पुनर्विवाह और इसके अलावा बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, दास प्रथा, ठगी प्रथा, तो ये सब जो कुछ कुरीतियाँ थी समाज में, इनको जो है संस्थाओं के माध्यम से, संगठन के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से लोगों ने प्रयास किए थे। तो अब तक हम लोगों ने संस्थाओं के माध्यम से देखा था, संगठन के माध्यम से देखा था। अब यहाँ पर कुछ व्यक्ति हैं जिन व्यक्तियों ने अपने मतलब स्वयं जो है व्यक्तिगत रूप से इन चीज़ों का जो है खात्मा करने का प्रयास किया। देखो, सबसे सती प्रथा ये बहुत ही प्राचीन कुरीति थी हमारे भारतीय समाज में, और इसका पहला साक्षी अभिलेख जो है हमको एरण अभिलेख से मिलता है। 510 ईस्वी का एक एरण अभिलेख प्राप्त हुआ था, जो कि हम जब प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे, गुप्त काल पढ़ रहे थे ना, तो हमने पढ़ाया था कि जो भानुगुप्त नाम का एक जो है गुप्त शासक था, ठीक है, था, याद आया कुछ, पत्थरों पे लिखे जाते थे अभिलेख या फिर ताम्र पत्रों पे लिखे जाते थे। तो 510 ईस्वी काफ़ी साल पहले की बात है, लगभग जो है 1500 से अधिक 1600 तक का समय हो गया है। तो प्राचीनतम साक्ष्य, प्रश्न यहाँ से बनता है कि सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो मिलता है हमको एरण अभिलेख से। कौन से अभिलेख से? एरण अभिलेख से। और एरण अभिलेख जो है किसने लिखवाया था? गुप्त साम्राज्य का शासक भानुगुप्त ने, गुप्त साम्राज्य का शासक भानुगुप्त ने एरण अभिलेख लिखाया था। उसी का एक मित्र था, उस समय गुप्तों के समय में हूणों का आक्रमण होता है भारत में। किसका होता है? हूणों का आक्रमण होता है। एक बार रिवाइज करना, जाकर पढ़ना। तो हूणों के आक्रमण करते समय उसी का मित्र गोपराज नाम का व्यक्ति था, उसका सेनापति था, मित्र था, तो वो मारा जाता है। जब वो मारा जाता है तो उसकी पत्नी जो है चिता में उसी के साथ क्या हो जाती है? सती हो जाती है। जलती हुई चिता में अपने पति के साथ बैठ करके सती हो जाती है। तो इसी को कहते हैं सती प्रथा। तो ये पहला साक्ष्य मिलता है हमको कहाँ से? एरण अभिलेख से। कहाँ से मिलता है? एरण अभिलेख से पहला साक्ष्य हमको प्राप्त होता है, जो कि भानुगुप्त नामक परवर्ती गुप्त शासक ने लिखा था इस जो है अभिलेख को। तो यहाँ से प्रश्न आते हैं, और ये 510 ईस्वी का है। कब का है? एरण अभिलेख 510 ईस्वी का है। तो 510 ईस्वी का है, काफ़ी पुराना अभिलेख है, और जो है भानुगुप्त ने इसको लिखाया था, यहाँ से मिलता है। सती प्रथा का मतलब क्या होता है कि एक विधवा स्त्री जो जीवित है अपने मृत पति के शरीर के साथ ही चिता पर जिंदा जल करके भस्म हो जाती थी, तो उसी को क्या कहते हैं? सती प्रथा। तो एक प्रथा सी बन गई थी, कुरीति बन गई थी। तो इस प्रथा में जो है काफ़ी काम किया हमारे जो है राजा राम मोहन राय ने। किसने काम किया था? राजा राम मोहन राय ने। हमने देखा था राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, लेकिन सती प्रथा को भारत से ख़त्म करने का उनका जो है बहुत बड़ा प्रयास रहा है। तो उन्होंने 1829 में, जो उस समय का गवर्नर जनरल था भारत का, विलियम बेंटिक, कौन था? विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक के सहयोग से उसने जो है एक अधिनियम, एक कानून पारित करवाया। कानून जब पारित हो जाएगा,
अगर किसी के घर से कोई स्त्री सती होती है, विधवा, तो उसके घर वालों को सज़ा मिलेगी। कानून नहीं बना होगा तो समाज में कुरीतियाँ चलती रहेंगी। तो फिर इसलिए एक कानून पारित करवाया किसने? राजा राम मोहन राय ने। तो विधवा वो स्त्री सती से सती प्रथा को खत्म करने वाला भारत का व्यक्ति कौन था? राजा राम मोहन राय। कानूनी रूप से खत्म किया। इसके पहले तो कई लोगों ने, राजाओं ने भी प्रयास किया था, जैसे आप अकबर ने एक प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि जो है प्रयास हम कर रहे हैं ख़त्म करने का, हमारे विरोध हमारा कर रहे हैं लोग, जो है कहा भाड़ में जाने दो, मरो, हमको क्या लेना देना है। तो ऐसे सोच के लोग थे, उन्होंने बाकायदा प्रयास नहीं किया। लेकिन राजा राम मोहन राय चूँकि भारतीय थे तो इनको ये लगता था कि हमारे देश समाज में ये बहुत पुराने समय से इस जो कुरीति है, इस कुरीति को क्या करना चाहिए? अंत करना चाहिए। तो ऐसा नहीं था कि उनका विरोध ना हो, उनका विरोध करने वाले भी जो है ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वास्तव में सामाजिक सुधार आंदोलन किया था। उनका नाम था राधाकांत देव। तो राधाकांत देव ने भी इनकी बातों का विरोध किया था। इन्होंने कहा था कि सती प्रथा होनी चाहिए भारत में। जब इनसे वार्तालाप हुआ राजा राम मोहन राय से, राधाकांत देव का, तो इन्होंने जो है अपना तर्क प्रस्तुत किया कि प्राचीन समय से ये प्रथा चली आ रही है, तो कोई गलत बात थोड़े नहीं है। विधवा हो जाती है महिला, विधवा होने के बाद में उसकी दुर्दशा होगी, तो इसे अच्छा है अपने पति के साथ ही चिता में जिंदा जल जाए। लेकिन जो बैठी है जिंदा जलने के लिए, उससे पूछो, उसकी आत्मा से पूछो कि जिंदा जलेगी तो क्या होगा उसके। जब तक मरेगी नहीं तब तक तो प्राण उसके निकलते निकलते जो है जाने कितने कर्म हो जाते हैं। इंसान एक मिट्टी का तेल आत्मदाह करता है ना, मिट्टी का तेल छिड़क करके और आत्मदाह करने का प्रयास करता है। फिर जब पहले तो होश में आकर मतलब होश खो करके और छिड़क लेता है मिट्टी का तेल और माचिस लगा लेता है। फिर जब जलने लगता है तो कहता है बचाओ बचाओ। फिर क्यों कह रहा है बचाओ बचाओ? तो कितनी पीड़ा होती है एक जिंदा व्यक्ति मरते। तो ऐसे ही इस चीज़ को कौन समझता था? राजा राम मोहन राय जी इस चीज़ को भली भांति समझते थे, लेकिन उनका विरोध भी कर रहे थे कौन? राधाकांत देव, जिन्होंने धर्म सभा की स्थापना की थी। सामाजिक सुधार आंदोलन में एक संस्था बनाया था धर्म सभा, और उस संस्था की ये मतलब संस्थापक थे। तो ऐसे व्यक्ति भी विरोध करने वाले थे राजा राम मोहन राय। इन्होंने कहा कि सती प्रथा बहुत अच्छी चीज़ है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। और जो 1829 में विलियम बेंटिक ने कानून बनाया था, तो इसको जो है रेगुलेशन 17 कहा जाता है। कौन सा रेगुलेशन? रेगुलेशन 17। यहाँ से प्रश्न आया है एक बार कि विधवा वो जो है सती प्रथा किस कानून में इसका जिक्र किया है विलियम बेंटिक ने? तो रेगुलेशन नंबर 17 में, रेगुलेशन नंबर 17 में तो उसमें जिक्र हुआ है। तो ये रेगुलेशन नंबर 17 आपको याद रखना है। और किसने सती प्रथा का समर्थन किया था? तो राधाकांत देव ने किया था, सती प्रथा का समर्थन किया था, क्योंकि ये एक जाने माने व्यक्ति थे और इन्होंने समर्थन किया था। तो इस कुरीति का तब इन्होंने कहा था, राजा राम मोहन से जब तर्क विवाद हुआ तो राजा राम मोहन राय ने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारी बात हम मान लेते हैं कि विधवा वो सती प्रथा बहुत प्राचीन समय से चली आ रही प्रथा है जो होनी चाहिए। तो बहुत प्राचीन समय से तो चोरी चकारी डकैती भी होती चली आ रही है, क्या तुम उसको अच्छा मानते हो? वो भी तो एक कुप्रथा है। तब फिर इन्होंने उस बात को माना कि हाँ सही बात है, लेकिन इनसे जो है इन्होंने समर्थन किया था। और दूसरा शिशु हत्या। शिशु हत्या क्या होता था? मोस्टली जो है खास करके राजपूतों में और बंगालियों में, राजपूत और जो बंगाली थे उनके यहाँ जब घर में लक्ष्मी पैदा होती थी, बालिका जन्म लेती थी, तो उसका गला घोंट करके मार दिया करते थे। आज भी देखने को मिलता है, हरियाणा वगैरह में आज भी ये प्रथा है। हरियाणा में सब जो है वहाँ पे जो लिंगानुपात है वो नेगेटिव क्यों है? लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1000 पुरुष भारत में, और जगह अलग अलग देशों में जब भूगोल पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे। तो लिंगानुपात का मतलब होता है स्त्री और पुरुष का अनुपात। तो 1000 पुरुष मान लिया जाता है और उस पर स्त्रियों की संख्या कितनी है। अगर 1000 से कम है तो वो नेगेटिव माना जाएगा, यानी बराबर होना चाहिए या अधिक होना चाहिए तो पॉजिटिव माना जाएगा। तो हरियाणा राज्य जो कि लिंगानुपात में भारत में कम है, और जब उसका अध्ययन किया गया, विश्लेषण किया गया उन राज्यों का, तो पाया गया कि वहाँ पर अभी भी शिशु हत्या ज़्यादा होती है। जो महिलाएं हैं, बच्चियाँ हैं जो जन्म लेती हैं, उनको जन्म के बाद ही क्या कर दिया जाता है? मार दिया जाता है। एक मूवी भी आई थी, चूँकि बंगालियों में और राजपूतों में देखने को मिलता है, तो तस्लीमा नसरीन ने एक किताब लिखी थी, नावल लिखा था लज्जा, और उस लज्जा पे एक फ़िल्म भी बनी थी, लज्जा नामक मूवी भी बनी थी। तो उसमें दिखाया गया है, लज्जा फिल्म में दिखाया गया है, उसमें शायद माधुरी दीक्षित ने रोल किया है लज्जा फिल्म में। तो उसमें ये चीज़ दिखाया गया है किस तरीके से जो है महिलाओं को उनका शोषण होता है। छोटी बच्ची जो है बंगाल क्षेत्र में पैदा होती है और उसके गले पे जो है एक बड़ा सा बांस रख करके एक तरफ उधर दबाते हैं, एक तरफ इधर आदमी खड़े होकर दबाते हैं, फिर दबा के मार देते हैं, या फिर पानी में गर्दन डुबो देते हैं बच्ची को। कितनी कुरीतियाँ थी, पहले भी थी, आज भी है कहीं कहीं इस तरीके से। तो ये
जो है राजपूतों बंगालियों में थी। और इसको ख़त्म, अब अंग्रेज आए थे तो वो ये सब देखते थे तो उनको बुरा लगता था कि क्या है, मतलब शिशु बच्ची पैदा हो रही है तो उसको जो है अपशगुन मार के मार देते हैं, अपशगुन मान करके उनकी हत्या कर देते हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहला प्रयास किया था जोनाथन डंकन ने। जोनाथन डंकन जो है बनारस के ये रेजिडेंट हुआ करते थे, हमने पढ़ाया था ना, अंग्रेज रेजिडेंट रखते थे। जब वो सहायक संधि कर लेते थे अंग्रेज तो राज्यों में अपने अंग्रेज अधिकारी रख देते थे भारतीय राज्यों में, तो क्या कहलाते थे, वो रेजिडेंट कहलाते थे। तो ऐसे ही बनारस का रेजिडेंट कौन था, जोनाथन डंकन। तो जोनाथन डंकन को लगा कि ये बहुत बुरी प्रथा है, तो इसको ख़त्म करने का पहला प्रयास किसने किया था, जोनाथन डंकन ने। तो प्रश्न यहाँ से आता है कि शिशु प्रथा को ख़त्म करने वाला पहला व्यक्ति, प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, जोनाथन डंकन। लेकिन 1795 में जो गवर्नर जनरल थे जॉन सोर, कौन थे, जॉन सोर, इन्होंने प्रयास किया, इन्होंने कानून बनाया, और जब उस कानून से भी नहीं ख़त्म हुआ तो 1804 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने, इन्होंने जो है पूरी तरीके से भारत से शिशु हत्या को जो है बैन कर दिया था। लेकिन फिर भी गाहे बगाहे आज भी तो चल रहा है। और ये सामाजिक कुरीतियाँ ऐसी हमारे भारत की जड़ों में पेवस्त हो गई है, प्रवेश कर गई हैं कि अगर कोई लीडर, कोई नेता इनके खिलाफ करता है तो पता चलता है अगली साल सरकारें नहीं आएगी, वोट ही नहीं देंगे। तो इन कुरीतियों से भी बहुत सारी चीज़ें इसी वजह से प्रभावित होती हैं कि जो पुरानी प्रथाएं बनी चली आ रही हैं उनके खिलाफ कोई भी अगर सरकार, जैसे इंदिरा गांधी के समय में जो है उन्होंने भर भर के नसबंदी करवा दिया, लो झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में, तो उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकारें गिर गई। उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना है तो पकड़ करके सबकी नसबंदी कर दो, पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं। तो मतलब यहाँ पे अगर कुछ कुरीति है उसके खिलाफ अगर आवाज़ उठा रही कोई सरकार तो उस सरकार को दोबारा आने का मौका नहीं मिलेगा। तो शिशु हत्या को ख़त्म करने में किनका योगदान था, जोनाथन डंकन का, जॉन सोर का और वेलेजली का। ये शिशु हत्या से संबंधित तारीख वारीख सन नहीं याद करने की जरूरत है, इनके नाम याद रखो। तो पहला प्रयास करने वाला कौन था, जोनाथन डंकन। और नरबली, देखो ये तो और भी था, इंसानों की बलि चढ़ाई जाती थी, इंसानों की बलि चढ़ाई जाती थी। नहीं, अभी ये कुछ समय तक रहा है, अभी भी रहा है। कभी कभी क्या होता था, हम तो बहुत छोटे छोटे थे तो हम लोगों को डर लगता था, कभी मतलब जहाँ कहीं बड़े पुल बनते थे या बड़ी बिल्डिंग भवन बनते थे ना, बड़े बड़े जो है संरचनाएँ बनती थी, तो ऐसा अफवाह फैल जाता था गाँव में कि फ़लाने जगह बड़ी जो है बड़ा पुल बन रहा है उस नहर पे या वहाँ पर, तो वो वहाँ पर जो है नरबली चढ़ाई जाएगी। तो बच्चों को किडनैप करके पकड़ ले जाते हैं और उनकी बलि चढ़ाते हैं, जिससे कि जो है वो मतलब कहते नहीं, प्राण मांगती है, जो है जीवन मांगती है, तो किसी की बलि चढ़ा दोगे किसी व्यक्ति की तो फिर उससे वो संरचना ढहेगी नहीं, मतलब कामयाब हो जाएगी। तो ऐसी कुप्रथाएँ थी। तो ये ऐसे कुप्रथाओं में नरबली दी जाती थी। तो इस नरबली को ख़त्म किया था 1844-45 में लॉर्ड हार्डिंग ने। किसने ख़त्म किया था, लॉर्ड हार्डिंग ने। तो इनका नाम याद रखना है। नरबली प्रथा को भारत में किसने ख़त्म किया था, गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने ख़त्म किया था। ठीक। और विधवा पुनर्विवाह, यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं, विधवा पुनर्विवाह, क्योंकि देखो सती प्रथा जब ख़त्म कर देंगे तो फिर कौन बचेंगी, विधवाएँ बचेंगी। सती प्रथा जब ख़त्म कर देंगे तो विधवाएँ बचेंगी। अब विधवाओं का बड़ा अपमान होता था समाज में, तो फिर विधवाएँ अपमानित होती थी, तो फिर उनका अगर पुनर्विवाह कर दिया जाए, दोबारा मौका दे दिया जाए जो है घर बसाने का, तो फिर कहीं ना कहीं उनकी स्थिति अच्छी होगी कि नहीं होगी। तो इसलिए जो है इस क्षेत्र में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत अच्छा काम किया था। तो इनका नाम याद रखना है। विधवा पुनर्विवाह में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अगर स्त्री शिक्षा विधवा पुनर्विवाह का नाम आता है तो आपको आँख मूंद करके किसको टिक करना है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह और स्त्री, जब स्त्री शिक्षित होगी तो फिर वो खुद अपने घर में बगावत करेगी कि हमारे घर में, या मैं खुद विडो हूँ, विधवा हूँ, तो मैं रीमैरिज कर सकती हूँ, दोबारा शादी कर सकती हूँ। तो इस तरीके से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, और ये कलकत्ता में एक संस्कृत कॉलेज था, वहाँ के ये क्या थे, शिक्षक थे। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहाँ से संबंधित थे, बंगाल से संबंधित थे। कलकत्ता में एक स्कूल था, संस्कृत स्कूल, उसमें वो पढ़ाते थे। ठीक है। और इन्होंने 1856 ईस्वी में बाकायदा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवाया। और उस समय 1856 में जो गवर्नर जनरल था उस समय था लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1857 का क्या होता है, विद्रोह होता है। 1857 का विद्रोह होता है। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1857 में 3 विश्वविद्यालय स्थापित होते हैं। सब पढ़ा चुका हूँ, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, तीनों प्रेसिडेंसी में 3 विश्वविद्यालय स्थापित होते हैं लॉर्ड कैनिंग के समय में। तो लॉर्ड कैनिंग
लॉर्ड कैनिंग जो है इसके समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवाते हैं। कौन? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। कब करवाते हैं? 1856 में। यहाँ पर सन जोर देकर इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सन से प्रश्न आते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1856 में, यानी 1857 के विद्रोह से 1 साल पहले। और उस समय यहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। तो उसके शासनकाल में जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। अब जब अधिनियम कानून, अधिनियम का मतलब क्या होता है? कानून। कानून बन जाएगा तो फिर विधवाओं को जो है पुनर्विवाह अगर करती हैं तो समाज में अगर कोई विरोध करता है तो फिर उसको सज़ा भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। इसलिए कानून बनाए जाते थे। और एक व्यक्ति का नाम और आता है D.K. कर्वे। विधवा पुनर्विवाह से संबंधित थे D.K. कर्वे। इन्होंने ये पूना में एक कॉलेज था, फर्ग्यूसन कॉलेज। पूना में क्या था? एक फर्ग्यूसन कॉलेज। तो उसमें पढ़ाया करते थे। ये कलकत्ता से संबंधित थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहाँ संबंधित थे? कलकत्ता से। और D.K. कर्वे कहाँ संबंधित थे? पूना से। पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज में ये अध्यापक थे, वहाँ पर पढ़ाते थे। इन्होंने 1893 में स्वयं एक विधवा से विवाह किया था। भाई नज़ीर देना है हमको तो स्वयं विधवा से क्या करेंगे? विवाह करेंगे। तो इन्होंने स्वयं जो है विधवा से विवाह किया था। अकबर ने भी विधवा विवाह को जो है प्रोत्साहित किया था और स्वयं एक शादी किया था। तमाम बीवी रखता था, एक शादी और कर लिया था। अपनी ही जो है बैरम खां की सलीमा बेगम से विवाह कर लिया था। कहा था विधवा पुनर्विवाह को हम प्रोत्साहित करते हैं। पहले से ही हरखा भाइयों कई जाने कितनी बाइयाँ थीं उनके साथ जो है हरम में। फिर उसने विधवा पुनर्विवाह कर लिया अपने ही गुरु की पत्नी से। गुरु ही तो थे उस जो है बैरम खां, उसका गुरु ही तो था, संरक्षक करता गुरु था। तो D.K. कर्वे का आपको नाम याद रखना है। इन्होंने स्वयं 18 सन नहीं याद रखना है, लेकिन वो कौन सा जो है विधवा पुनर्विवाह का समर्थक था जिसने स्वयं एक विधवा से शादी की थी? तो वो किसने की थी? D.K. कर्वे ने की थी। और 1899 में इन्होंने पूना में विधवा आश्रम भी खोला था। क्या खोला था? विधवा आश्रम। कि जो विधवा हैं उनको एक आश्रम, क्योंकि घर में समाज में उनको जो है रहने के लिए बहुत दिक्कत होती थी। पता चलता था पूरा सर मुड़वा दिया रहने के लिए, और किसी प्रकार से श्रृंगार नहीं कर सकती महिला, समाज में कहीं जा नहीं सकती, निकल नहीं सकती, बहुत बंदिशें हुआ करती थी। आप कल्पना करो ऐसे बंदिश में अगर किसी महिला को रखा जाए तो कितनी समस्या होगी। और फिर कितने साल रहना है जीवन। मान लो 22, भाई पहले बाल विवाह होता था, 12 साल की उम्र में शादी हो गई, 14 साल की उम्र में विधवा हो गई, तो उसको जीना है 40 साल जीना है, और 40 साल ऐसे जिए सर मुड़वा करके, श्रृंगार ना करे, कितना कष्टदायी जीवन था। तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए इन लोगों ने प्रयास किया। तो D.K. कर्वे ने जो है पूना में विधवा आश्रम खोला ऐसे लोगों के लिए 1899 में। और दक्षिण भारत में कुछ लोगों ने भी काम किया था, जैसे वीरेश लिंगम पुत्तलू। वीरेश लिंगम पुत्तलू ने जो है दक्षिण भारत में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया था। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है कि वीरेश लिंगम पुत्तलू जो दक्षिण भारत में विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले या उस पर काम करने वाले कौन थे? वीरेश लिंगम पुत्तलू। तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। तो विधवा पुनर्विवाह में यहाँ 3-4 नाम याद रखने। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ये स्त्री शिक्षा को भी बढ़ावा दे रहे थे। और इसके अलावा D.K. कर्वे और वीरेश लिंगम पुत्तलू, इनके नाम आपको याद रखने हैं। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने पारित करवाया था? विद्यासागर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने 1856 में। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय में, ठीक। और इसके बाद बाल विवाह। बाल विवाह 6 साल 7 साल की उम्र में बच्चों की शादियां हो जाती थी। उस समय बाल विवाह ऐसा था कि सुपलिया में बैठा करके शादी कर रहे हैं, बच्चों को पता ही नहीं। इतनी बड़ी बच्ची है, वो अभी पैदा ली है, 4 साल की है और चलना जानती नहीं, उसको सूप में लिटा दिया और खोपड़ी लाद दिया उनके बाप ने और फेरे लगवा दे रहे हैं। ऐसे शादियाँ होती थी, तो ऐसे बाल विवाह होती थी। तो ऐसे बाल विवाह, ऐसी कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए भी बहुत लोगों ने काम किया। तो उसमें केशव चंद्र सेन का एक नाम आता है, हमने पढ़ाया था, ब्रह्म समाज पढ़ाया था ना, तो केशव चंद्र सेन का नाम बताए थे। तो केशव चंद्र सेन ने जो है 1872 में इन्होंने नेटिव मैरिज एक्ट पारित करवाया था। क्या पारित करवाया था? नेटिव मैरिज एक्ट, या फिर इसको ब्रह्म मैरिज एक्ट, ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहते हैं। नेटिव मैरिज एक्ट को क्या कहते हैं? ब्रह्म विवाह अधिनियम। तो 1872 में पारित करवाया था। इसमें अब जो है लड़कियों की आयु 14 वर्ष, लड़कों की आयु 18 वर्ष ये निर्धारित कर दी गई थी। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि जो नेटिव, ये क्या लिखा है मैंने? नैरेटिव लिखा, नेटिव होगा। जो नेटिव मैरिज एक्ट है, नेटिव मैरिज एक्ट में जो महिलाओं की आयु शादी की क्या रखी गई? जो है न्यूनतम 14 वर्ष और पुरुषों की 18 वर्ष। तो इसको कहा गया जो है ब्रह्म विवाह अधिनियम।
या फिर नेटिव मैरिज एक्ट, 14 और 18 वर्ष की आयु रखी गई। लेकिन केशव चंद्र सेन, मैंने एक कहानी बताई थी, उन्होंने जो है स्वयं अपनी पुत्री जो 12 साल की थी, स्वयं अपनी पुत्री को की शादी जो है राजा से कर देते हैं। कहाँ के राजा थे? कौन से बिहार के? भूल गए हैं। कूच बिहार के राजा से 12 वर्ष की आयु में शादी कर देते हैं। तभी तो ब्रह्म समाज में जो इनके अनुयायी थे, आदि ब्रह्म समाज के, वो इनसे अलग हो जाते हैं कि स्वयं तो कानून लेकर आए और स्वयं जो है देख रहे हैं राजा साहब हैं, तो उनसे अपनी 12 साल की बेटी की शादी कर दी। अब राजा साहब से कहते रुक जाओ भैया 2 साल, 14 साल की हो जाए बेटी तब करेंगे। राजा साहब कहते हटो उधर, हम अभी दूसरे से कर लेंगे शादी। तो फिर इसीलिए इन्होंने 12 साल की उम्र में ज़बरदस्त मजबूरी में शादी कर दी। जब अब कानून तुमने ही पारित कराया है, उसी कानून का उल्लंघन करोगे तो जो तुम्हारे फॉलोअर्स हैं वो क्या करेंगे? फिर विश्वास टूट जाएगा। तो ब्रह्म समाज इसी तरीके से टूट गया था, आगे चल कर ख़त्म हो गया था। तो केशव चंद्र सेन का नाम आपको याद रखना है बाल विवाह में। और इसके अलावा ब्रह्मजी मालाबारी थे, इन्होंने एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट अधिनियम पारित कराया था 1891 में। लेकिन विवाह की आयु फिर से, लड़कियों की विवाह की आयु फिर से घटा करके 12 वर्ष कर दी। अब 12 वर्ष कर दी तो समाज में कुछ लोगों ने इनका विरोध भी किया था, तो इसलिए जो ब्रह्मजी मालाबारी थे ये किससे संबंधित थे? एज ऑफ कंसेंट अधिनियम। अब यहाँ से प्रश्न आता है कि एज ऑफ कंसेंट अधिनियम किससे संबंधित है? तो बाल विवाह से संबंधित है। किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है। और इसको पारित किसने कराया था? ब्रह्मजी मालाबारी ने। किसने पारित करवाया था? ब्रह्मजी मालाबारी ने। तो इसमें उम्र कर दी गई थी 12 वर्ष। कितनी वर्ष कर दी गई थी? 12 वर्ष। इसलिए समाज में कुछ लोगों ने विरोध किया तो फिर एक जो है आपका जो क्या नाम है, राजस्थान में एक स्थान है अजमेर के एक शिक्षाविद थे, अजमेर के एक शिक्षा शास्त्री थे, उनका नाम था हरविलास शारदा। यहाँ से प्रश्न काफ़ी आते हैं। हरविलास शारदा ने 1930 ईस्वी में शारदा अधिनियम पारित करवाया। क्या पारित करवाया? शारदा अधिनियम। उन्हीं के नाम से हरविलास शारदा अपने नाम से एक एक्ट पारित करवाया, शारदा अधिनियम। तो प्रश्न आता है शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? बाल विवाह से। किससे संबंधित है? बाल विवाह से। तो शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है और इसे पारित करवाया था हरविलास शारदा ने, जो कहाँ के शिक्षाविद थे? अजमेर के, 1930 में। तो इसमें पुनः जो है महिलाओं की आयु मिनिमम 14 वर्ष कर दी गई और पुरुषों की आयु मिनिमम 18 वर्ष कर दी गई। तो इस तरीके से शारदा अधिनियम का ये प्रावधान किया गया। तो पूछ लेता है प्रश्न परीक्षाओं में कि शारदा अधिनियम के तहत महिलाओं की मिनिमम आयु, न्यूनतम आयु विवाह की कितनी रखी गई? 14 वर्ष और पुरुष की 18 वर्ष रखी गई। इसके बाद में 1878 में 18 वर्ष महिला कर दी जाती है और 21 वर्ष पुरुष, और वो अभी भी चल रहा है। 18 वर्ष की जो है महिला होनी चाहिए और 21 वर्ष का, मतलब मिनिमम, मैक्सिमम नहीं। अगर रख देते इसको मैक्सिमम कि इसके बाद शादी नहीं होगी तो फिर सब कमारे घूमते, लेकिन मिनिमम है 18 वर्ष स्त्री और 21 वर्ष पुरुष। तो ये कब से चल रहा है? 1978 से। तो ये याद रखना चाहिए कि जो वर्तमान जो आयु संरचना बनाई गई है विवाह की, 18 वर्ष जो है न्यूनतम महिला के लिए और 21 वर्ष न्यूनतम पुरुष के लिए, तो कब से लागू है ये? 1978 से। 1978 से ये लागू है, तो ये पता होना चाहिए। ठीक, तो ये बाल विवाह से संबंधित कुछ चीज़ें हमने देखी यहाँ पर, जिसमें केशव चंद्र सेन को आपको ध्यान रखना है। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित करवाते हैं। क्या? नेटिव मैरिज एक्ट, या फिर इसको ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहते हैं। ब्रह्म विवाह अधिनियम, क्योंकि ब्रह्म समाज से संबंधित थे तो इसीलिए इसको कहा गया ब्रह्म विवाह अधिनियम। और इसमें सन याद रखना है 1872, पूछ लेता है 1872। और ब्रह्मजी मालाबारी का क्यों लिए पूछता है? एज ऑफ कंसेंट अधिनियम किससे संबंधित है? बाल विवाह से। एज ऑफ कंसेंट अधिनियम किससे संबंधित है? बाल विवाह से। और शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? बाल विवाह से, जो कब पारित हुआ? 1930 में। और विवाह की आयु 14 और 18 वर्ष कर दी गई। ठीक, और जो वर्तमान विवाह की आयु है जो 18 से 21 वर्ष है, ये कब से लागू है? 1978 में। ठीक, लेकिन फिर भी इसका कानून बना है, लेकिन उल्लंघन होता है कि नहीं होता है? खूब होता है। 15 साल हम खुद ही जो है बाल विवाह के मारे हुए हैं। 17 साल 16 साल की उम्र में हमारी शादी हो गई थी, जबकि होनी कितनी चाहिए? 21 साल में। तो मतलब अब कोई कानून बना है, उसके बावजूद भी कुछ होता है? नहीं होता है। अब हम खुद ही जाएं, एक जो रिपोर्ट लिखाएं अपने माँ बाप के खिलाफ कि लिखो हमारे बाल विवाह हो रहा है, तो जो कौन जाएगा लिखाने? लेकिन कुछ महिलाएं जो है
कर जाती हैं, बगावत कर जाती हैं और मंडप से छोड़ करके भाग जाती हैं बाल विवाह को रोकने के लिए। देखा होगा आपने, न्यूज़ वगैरह में सुनते होंगे कि विरोध करने के लिए ऐसा कभी कभी कुछ लोग कर देते हैं। तो ऐसे अधिनियम, अब इस टाइप के कानून को अगर कड़ाई से लागू करेगी कोई भी सरकार, तो पता चलेगा सरकार आगे आने वाली नहीं है। इस टाइप के कानून कड़ाई से लागू कर दें, क्योंकि हमारा समाज अभी 70% आबादी कहाँ रहती है? गाँव में रहती है। और गांव में इंटर पास शादी विवाह होना चाहिए, और इंटर पास 16 साल की उम्र में बच्चा इंटर पास कर लिया, और 4 बीघा खेत है, मोड़ी जो है मिल रही बढ़िया दहेज में 10 लाख की, तो शादी हो जाती है 16 साल की उम्र में, जो है हो जाती कि नहीं होती? अभी हो रही कि नहीं? तो अभी ये सारी चीज़ें हैं, समाज में कुरीतियाँ हैं कि नहीं? तो ये ध्यान रखना। और दूसरा है स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा में ईश्वर चंद का मैंने नाम पहले ही बताया था कि ये विधवा पुनर्विवाह से भी संबंधित है और स्त्री शिक्षा से भी संबंधित। तो इन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए कलकत्ता में लगभग 35 कॉलेज खोले थे। इन्होंने कलकत्ता में 35 कॉलेज खोले थे, जिसमें से एक बेथन कॉलेज भी था। बेथन कॉलेज से प्रश्न आता है, बेथन कॉलेज कहाँ है? कलकत्ता में है। कहाँ था उस समय? और कलकत्ता में था, जिसे ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से खोला गया था। ये स्त्री शिक्षा से संबंधित एक कॉलेज था। और इसके अलावा इसमें सरला देवी चौधरानी का भी नाम कभी कभी पूछ लेता है, सरला देवी चौधरानी। तो एक संघ बनाने वाली, जो स्थायी रूप से एक संगठन बनाने वाली कौन थी? प्रथम महिला सरला देवी चौधरानी, जिसने भारतीय स्त्री संघ, भारतीय स्त्री संगठन या संघ का जो है गठन किया। ये इलाहाबाद में 1910 ईस्वी में। कब किया था? 1910 ईस्वी में किया था भारतीय स्त्री संघ का, इलाहाबाद में, जिसको आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो वहाँ पर सरला देवी चौधरानी, तो सरला देवी चौधरानी पूछ लेगा किससे संबंधित है? स्त्री शिक्षा से। किससे संबंधित है? स्त्री से। उसमें ऑप्शन में दे देगा 1857 का विद्रोह, स्त्री शिक्षा, या फिर दे देगा आपको जो है सती प्रथा। तो ऑप्शन चुनना है, क्या चुनना है? स्त्री शिक्षा से संबंधित। और एनी बेसेंट का नाम, एनी बेसेंट किस सोसाइटी से संबंधित थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी। किस सोसाइटी से? थियोसॉफी। और उसका भारत में मुख्यालय कहाँ था? अडियार, मद्रास में। और जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो पहला स्थापित हुआ था थियोसॉफिकल सोसाइटी का, कहाँ? न्यूयॉर्क में। अल्काट और मैडम ब्लावत्स्की, इन दोनों ने क्या किया था? न्यूयॉर्क में स्थापित किया था। और भारत में अडियार में उसका कार्यालय बनाया गया। और बाद में एनी बेसेंट आती हैं भारत में, तो भारत में उसकी क्या बन जाती हैं? अध्यक्षता। तो उन्होंने भी अध्यक्ष रहते हुए भारत महिलाओं की स्थिति को देखा। यहाँ भारत की महिलाएं तो जो है बड़ी दुर्दशा की शिकार हैं, तो उसके लिए उन्होंने कार्य किया था। भारतीय महिला परिषद का गठन किया था 1915 में। भारतीय महिला परिषद का 1915 में गठन किया था। और जब तो इनको अध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस का, क्योंकि महिला के क्षेत्र में काफ़ी इन्होंने महिला विकास के लिए काम किया, महिला शिक्षा पर काम किया। तभी कांग्रेस ने कहा कि ये तेज तर्रार महिला है और इनको जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तो 1917 में इनको कांग्रेस का महिला अध्यक्ष बनाया गया था। इसके अलावा पंडिता रमाबाई का भी नाम आता है स्त्री शिक्षा में। इन्होंने मुंबई में शारदा सदन की स्थापना की थी। और शारदा सदन किसके लिए था? विधवा आश्रम था, विधवाओं के रहने के लिए था। तो विधवाओं को पढ़ाई करने के लिए भी उसमें व्यवस्था की गई थी कि विधवा रहेंगी और साथ में क्या करेंगी? पढ़ेंगी भी। तो शारदा सदन कहाँ है? मुंबई में था। किसने खोला था? पंडिता रमाबाई ने। और इसके अलावा पूना में इन्होंने एक मुक्ति संस्था बनाई थी। पूना में क्या बनाई थी? मुक्ति संस्था। और इसमें भी स्त्री शिक्षा दी जाती थी। तो इस तरीके से इनका नाम याद रखना, पंडिता रमाबाई का। और इसके अलावा तुम्हारे लिए एक नई बात बता दूं, नहीं है तो पुरानी लेकिन जानते नहीं होगे। 1956 में उत्तराधिकार का जो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित हुआ था। भारत सरकार ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कानून बनाया था। कब? 1956 में। 1856 में नहीं, 1956 में, आज़ादी के बाद। कब बनाया था? 1956 में। इस अधिनियम का ये प्रावधान था कि बाप की संपत्ति में जितना अधिकार बेटे का है उतना ही अधिकार बेटी का भी होगा। ये कानून है, लेकिन मिलता है क्या? अब लड़ाई करना घर पे जाकर के, कह देना ये कानून है। 1956 का उत्तराधिकार, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत ये हमें कानून मतलब बनाया गया है। और इसमें बार बार कई बार जो है संशोधन भी किया गया, क्योंकि इस कानून को लागू नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से। ज़बरदस्ती लागू करोगे तो सरकार चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये जो है सामाजिक मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दों में आप सुधार कर नहीं सकते हो। तो 1956 से ये कानून चल रहा है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब से चल रहा है? 1956 से चल रहा है, ठीक। और इसके अलावा एक दास प्रथा, भारत में हालांकि दास प्रथा उतनी विकट नहीं थी जितनी विकट जो है अफ्रीका वगैरह में थी दास प्रथा। वहाँ क्या करते थे ना, अफ्रीका वगैरह में अंग्रेज क्या करते थे, दास जो है उनका व्यापार करते थे, ले जाते थे, दासों का बाजार लगता था, बेचते थे।
भारत में मुगल के काल में दासों का प्रचलन था, व्यापार व्यापार होता था। ठीक है, एक कौन सा ऐसा वो दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने जो है जिसके समय में सबसे ज़्यादा दास रहते थे? मैंने पढ़ाया है, अलाउद्दीन खिलजी नहीं, कौन सा सल्तनत काल का शासक था जिसके समय में? फिरोज शाह तुगलक के समय में। फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे ज़्यादा दास रहा करते थे। उसने जो है दासों का एक पूरा कारखाना बना रखा था अपने महल में, तो दास बहुत रखता था वो। तो जो है मध्यकालीन भारत में दासों का प्रचलन ज़्यादा था, लेकिन अभी कम था, लेकिन फिर भी गाहे बगाहे दास हुआ करते थे। तो दास प्रथा को ख़त्म किया गया। सबसे पहले तो भारत में 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया, क्या आया? चार्टर अधिनियम। तो उस चार्टर अधिनियम में भी ख़त्म करने का प्रावधान था, लेकिन चार्टर तो चार्टर होता है, चार्ट लिया गया कुछ नहीं उसका। तो बाद में इसको ख़त्म करते हैं। उसके 10 वर्ष बाद 1833 में चार्टर अधिनियम आता है, और 1833 में लॉर्ड एलन बरो ने भारत से दास प्रथा को पूरे भारत से क्या किया? ख़त्म कर दिया। तो यहाँ से प्रश्न आता है, दास प्रथा से कौन सा गवर्नर जनरल जुड़ा हुआ है? लॉर्ड एलन बरो। कौन जुड़ा है? लॉर्ड एलन बरो, जिसने 1843 में संपूर्ण भारत से दास प्रथा को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ठीक है, और एक ठगी प्रथा भी थी। एक कौन सी प्रथा थी? ठग लिए जाते थे, जो है लोग चलते राहगीरों को ठग लेते थे, तो एक प्रथा सी बन गई थी। तो इस प्रथा को ख़त्म किसने किया था? विलियम बेंटिंक ने। किसने ख़त्म किया था? विलियम बेंटिंक ने, स्लीमैन की सहायता से। और 1830 तक भारत से ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। किसने समाप्त किया था? विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ख़त्म कर दिया था, जो है स्लीमैन की सहायता से। तो इस तरीके से भारत में जो है व्यक्तिगत रूप से किए गए कुछ सामाजिक सुधार थे, जिसमें हम लोगों ने देखा जो है बाल विवाह, सती प्रथा, स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, ठगी प्रथा, शिशु हत्या। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखे। और यहाँ से व्यक्तिगत रूप से क्या आते हैं? प्रश्न पूछ लिए जाते हैं इन लोगों का नाम दे करके, और उसमें से जो है टिक लगाने के लिए, मिलान करने के लिए इस तरीके से प्रश्न आ जाते हैं। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर किससे संबंधित थे? स्त्री शिक्षा और सती प्रथा से। विधवा पुनर्विवाह से। सती प्रथा राजा राम मोहन राय। देखो, रहे तो होंगे सती प्रथा से, लेकिन सबसे ज़्यादा काम किस क्षेत्र में किया? विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में किया। और डीके कर्वे ने किया विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में। स्वयं उन्होंने एक विधवा से शादी की थी। अकबर ने स्वयं विधवा से शादी की थी विधवा पुनर्विवाह ख़त्म करने के लिए, लेकिन पूरी तरीके से नहीं ख़त्म कर पाया था। तो इस तरीके से जो है, लेकिन ये आज भी कई समाज, जैसे जो ज़्यादा उच्च समाज है, ब्राह्मण वगैरह समाज में आज भी विधवाओं की स्थिति दयनीय है। पुनर्विवाह नहीं होता है वहाँ पर। विधवा अगर हो गई स्त्री, तो फिर बस ये है कि ज़्यादा पढ़ी लिखी है तो हो सकता है, मतलब अपने पैरों पर खड़ी है, दोबारा घर बसाने की सोचे तो बसा लेती है। लेकिन फिर भी अगर सामाजिक ताने बाने में देखा जाए तो ज़्यादा उच्च समाज में आज भी विधवा पुनर्विवाह वर्जित माना जाता है। विधवा हो गई स्त्री तो घर बैठेगी अपना, इसका विवाह नहीं होगा। लेकिन आजकल कुछ पुरुष ऐसे भी हैं जो आते हैं दिल खोल करके और कहते नहीं, हम तो जो है स्त्री सम्मान में विधवा से ही शादी करेंगे। बहुत ऐसे कुछ मतलब व्यक्ति भी हैं, पुरुष भी हैं जो इस तरीके के कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो कुरीतियाँ थी, इनका हम लोगों ने यहाँ अध्ययन किया।